ये कि हम तीन चीजों की रेशो लेंगे, वर्कर्स, चेयर्स और डेज। सबसे पहले हम वर्कर्स लिख लेते हैं, इज टू चेयर्स इज टू डेज। सही। पहली सिचुएशन ये है कि 4 वर्कर्स 80 चेयर्स 12 डेज। 4 वर्कर्स काम करेंगे तो 80 चेयर्स प्रिपेयर करेंगे 12 डेज में। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पास 24 वर्कर्स हो जाए और आपने चेयर्स प्रिपेयर करवानी है 300। तो आपको ये बताना है कि उनको दिन कितने लगेंगे, यानी टाइम कितना लगेगा इतनी चेयर्स मैन्युफैक्चर करने में। सही। अब देखें यहाँ पर ना हमारे पास दो तरह के प्रोपोर्शंस हो सकते हैं। एक को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं और एक को हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन यही होता है कि एक चीज के इंक्रीज करने से दूसरी चीज भी इंक्रीज होती है, और इनडायरेक्ट में यही होता है कि आपके पास एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है। तो अगर हम वर्कर्स और डेज को देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करते हैं तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ चेयर्स प्रिपेयर करने में उनको नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे। सही है, तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। और अगर आप वर्कर्स कम कर दें, चेयर्स उन्होंने उतनी ही प्रिपेयर करनी है, तो कम वर्कर्स को ना ज्यादा दिन लग जाएंगे उतनी चेयर्स प्रिपेयर करने में। तो दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास चेयर्स ज्यादा हैं तो डेज भी ज्यादा लगेंगे। चेयर्स अगर आपने कम प्रिपेयर करवानी है तो डेज भी कम लगेंगे। तो वर्कर और डेज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि चेयर्स और डेज जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये जो रेशो का साइन होता है ना, इसका वही नॉर्मल मीनिंग यानी डिवीजन रहता है। और जब ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो रेशो का मतलब ऑपोजिट हो जाता है, यानी इसका मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। रेशो का मतलब चेंज हो जाता है। रेशो आपको पता है ना, हम डिवीजन को कहते हैं कि ए इज टू बी का मतलब होता है ए डिवाइडेड बाय बी, और इसको हम ए अपॉन बी लिखते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इसका मतलब यही होगा, लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो देखें, मैं यहाँ लिखूंगा 4 वर्कर्स के लिए। चेयर्स वर्कर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और डेज इसके साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। इज इक्वल टू, सेम हम इसके लिए भी लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स 24 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय डेज एक्स। यहाँ से हमें वर्कआउट करना होगा एक्स की वैल्यू को। तो 4 इंटू 12 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड बाय 24। तो 24 टू ज़ा, और ये 20 हो गया, ये 15 हो गया। तो आपके पास आंसर आ गया 7.5 डेज का। इसका मतलब है कि इन वर्कर्स को जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे या जितना टाइम लगेगा वो 7.5 डेज होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड among Junvi, Amira and Shirley in the ratio 3:4:5. After Shirley gives Junvi $30, the ratio becomes 9:10:11. Find the amount of money Junvi has now. 3 लोग हैं और उन तीनों की रेशो हमें गिवन है। एक है जुन्वी, अमीरा और शर्ली। इनके पास एक अमाउंट ऑफ मनी था
जिसमें इनकी रेशो 3:4:5 बन रही थी। अच्छा, शर्ली ने ये देखा, अब देखें यहाँ पे इसकी रेशो का नंबर सबसे ज्यादा है, तो अमाउंट इसके पास सबसे ज्यादा है। तो शर्ली ने ये देखा कि जुनवी को जरूरत है, तो उसने उसको कितने डॉलर्स दे दिए, $30। $30 देने के बाद अब जो नए नंबर्स बने रेशो के, वो क्या थे, 9:10:11। सही, ये नई रेशो बन गई। अब आपको ये बताना है कि इस वक्त यानी करंटली जुन वी के पास कितनी अमाउंट है। एक तरीका ये हो सकता है कि हम इस रेशो को ना 3:4:5 हम यूं लिखें, 4 टाइम्स एक्स और 5 टाइम्स एक्स। लेकिन हमने एक्स को इस तरह सपोज किया हुआ है कि ये एक्स मल्टीप्लाई होकर ना इनकी एक्चुअल अमाउंट बता देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर जुन वी के पास थे $15, अमीरा के पास थे $20 और शर्ली के पास थे $25। तो जब हम इनकी रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 3:4:5 आ जाएगा। सही, लेकिन इस 3:4:5 को हम 3:5, 4:5 और 5:5 भी तो लिख सकते हैं ना, आंसर तब भी सेम ही आएगा। तो ये x जो है ना, हमने वो वाला नंबर लिया है जो कि इनकी इन रेशो के नंबर्स को एक्चुअल अमाउंट में कन्वर्ट कर देगा। शर्ली ने $30 दिए जुनवी को, ठीक है, अमीरा की अमाउंट अनचेंज्ड है और शर्ली के पास से $30 कम होगा। अब ये कह रहे हैं कि ये जो नई सिचुएशन है ये 9:10:11 की रेशो में आ गई। तो अगर मैं यहाँ से 3x + 30 की रेशो 5x - 30 से लूँ तो आंसर 9:11 आएगा। मैंने क्या किया, जुनवी और शर्ली की रेशो ले ली है। आप चाहें तो किसी बाकी दो की भी रेशो ले सकते हैं। तो उसी लिहाज से नीचे जो रेशो बन रही है ना नंबर्स में, उनके नंबर्स हमें सेलेक्ट करने होंगे। अगर हम अमीरा और शर्ली के ले लेते तो 10:11 लिखते, अगर हम जुनवी और अमीरा के ले लेते तो 9:10 लिख देते। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से 3 कॉमन आएगा, x + 10, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, x - 6, 9/11। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x = 200 और इसका मतलब हो जाएगा 200/4 तो 50। अच्छा, अब अगर हम जुनवी का जो करंट वो है ना शेयर, वो 3x + 30 है, उसमें अगर हम x को 50 रिप्लेस करके 30 ऐड करेंगे तो 150 + 30 से आपके पास $180, ये आपका आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज गिवन दैट y is proportional to x⁻n, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n व्हेन y centimeter cube is the volume of a solid sphere of radius x. An object travels a fixed distance at a speed of y meters per second for x seconds. Y is directly proportional to x⁻n। पहला केस ये है कि y आपका वॉल्यूम है और x आपका रेडियस है। अगर y वॉल्यूम है और x रेडियस है तो y शुड बी प्रोपोर्शनल टू x³ और इसका मतलब है कि n की वैल्यू आपके पास 3 होनी चाहिए। एक तो ये कि अगर आपको स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि रेडियस पे ना क्यूब आ रहा होता है। और दूसरी वजह ये है
जिससे इसको याद रखा जा सकता है कि देखें, जब हम एरिया करते हैं ना, तो हम लेंथ को किसी और लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो असल में वहां पर लेंथ का स्क्वायर हो जाता है। जैसे अगर हम स्फेयर कह रहा हूँ, स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और दोनों लेंथ इक्वल होती हैं तो वो लेंथ स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह जब हम किसी फिगर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वहां पर हमें तीन लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर वो तीनों लेंथ्स आपस में इक्वल हों तो लेंथ पे क्यूब आ जाता है। और अगर हमें स्फेयर का फॉर्मूला पता हो 4/3 पाई आर क्यूब, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है ना, वो उसमें रेडियस पे क्यूब आता है, यानी जो भी लेंथ आएगी वॉल्यूम में उस पे क्यूब आना चाहिए। और अगर उस पे क्यूब नहीं है तो कम से कम तीन लेंथ होनी चाहिए जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर रेडियस पे ना हमें क्यूब लगाना होगा, और वॉल्यूम में यूँ समझें कि पावर 3 के साथ लेंथ आ रही होती है, एरिया में स्क्वायर के साथ आ रही होती है। अगर सेम है दोनों तो एक ही पे स्क्वायर आ जाएगा, और अगर डिफरेंट है तो दो लेंथ्स हमें मल्टीप्लाई होती हुई नजर आएंगी। दूसरा केस क्या था कि आपके पास एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ फिक्स्ड डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ y मीटर मीटर पर सेकंड फॉर x सेकंड्स। अब दूसरे केस में ना हमारे पास y स्पीड है और x टाइम है। स्पीड और टाइम किस तरह रिलेटेड होते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम डिनोमिनेटर में आता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस उन्होंने कहा है कि फिक्स्ड है, तो स्पीड फिर प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। ठीक है, जो फिक्स क्वांटिटी होती है उसको फिलहाल हम हटा सकते हैं, तो x यानी टाइम डिनोमिनेटर में आएगा, और अगर हम इसको न्यूमरेटर में मूव करेंगे तो x रेज टू -1 हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि n का मतलब यहाँ पर -1 होना चाहिए। One of the cones P has a radius 25% greater than the that of another cone Q. Write down the ratio of the volumes of cone P to that of cone Q. रेशियो ऑफ वॉल्यूम है ना, क्योंकि दोनों कोन्स हैं तो दोनों कोन्स सिमिलर होंगी। कोन P एंड कोन Q आर सिमिलर, क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि सारी कोन्स जो हम यूज कर रहे हैं ना इक्वल हाइट्स के साथ हैं। अच्छा, हाइट इक्वल है, सिर्फ रेडियस का फर्क है। तो हम ये करते हैं कि हम दोनों का जो वॉल्यूम है, वैसे भी आपको पता है कि वॉल्यूम की जो रेशो होती है ना, जो हमने इससे पहले पढ़ी है सिमिलर फिगर्स में, वो क्या होता है कि V1/V2 इज L1/L2, और इसके ऊपर आता है क्यूब। ठीक है, क्यूब की रेशो के साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन P और वॉल्यूम ऑफ कोन Q की रेशो लेते हैं, आपके पास वॉल्यूम की इक्वेशन बन रही थी V इज इक्वल टू 9.6 R स्क्वायर, तो इसको मैं 9.6 टाइम्स आर पी स्क्वायर कर देता हूँ, और इसको मैं 9.6 टाइम्स आर क्यू स्क्वायर कर देता हूँ। फॉर्मूले से हमने दोनों के वॉल्यूम को लिख लिया। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन है कि कोन P हैज अ रेडियस 25% ग्रेटर देन दैट ऑफ अनदर कोन। ठीक है, तो कोन P का रेडियस जो है ना वो ग्रेटर है 25% एज कंपेयर टू आर क्यू। इसको अगर मैं नोट डाउन करूं तो हम इसको यूं लिखेंगे कि आर पी इज इक्वल टू 125% ऑफ आर क्यू। 25% ग्रेटर है
तो उसको 1.25 टाइम्स RQ भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 9.6 से 9.6 कैंसिल हो गया। RP की जगह हम लिखेंगे 1.25 टाइम्स RQ, और इस पूरे पे हम लगा देंगे स्क्वायर। RQ पे भी लगा हुआ है स्क्वायर, तो 1.25 स्क्वायर RQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय RQ स्क्वायर। RQ स्क्वायर से RQ स्क्वायर कैंसिल हो गया। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ कोन P वॉल्यूम ऑफ कोन Q इज 25:16। ये इसका आंसर होना चाहिए। Given that y is directly proportional to x square and that the difference between the values of y when x is equal to 2 and x is equal to 5 is 32. Express y in terms of x and hence find the value of y when x is equal to 3. जी, y is directly proportional to x square. Express y in terms of x, hence find the value of y. ठीक है, देखें आपके पास जनरल इक्वेशन तो y इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर बन गई। जब हम इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, तो आपके पास y का आंसर आ रहा है 4k। अच्छा, जब हम इसमें x की वैल्यू, इसको मैं y1 कर देता हूँ, फिर y2 है, 5 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25k। सही है। अब इन्होंने बताया कि ये जो दोनों y की वैल्यूज है ना, इनका डिफरेंस 32 है। इसका मतलब है कि y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 32। y2 का मतलब है कि 25k और y1 का मतलब है 4k इज इक्वल टू 32। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास k की वैल्यू है 32/21। तो उससे आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, 32/21 टाइम्स एक्स स्क्वायर। और आपको x की वैल्यू 3 पे आंसर चाहिए, तो अब आप यहाँ पर 32/21 टाइम्स 3 स्क्वायर कर लें, तो ये 9 हो जाएगा। तो 32/7 इंटू 3 ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 96/7। A map is drawn to a scale of 1:20,000. This scale can be expressed as 1 centimeter represents n kilometers. Find the value of n. स्केल है आपके पास 1:20,000। अभी कह रहे हैं कि this scale can be expressed as 1 centimeter represents n kilometers. तो अगर हम सेंटीमीटर्स के लिहाज से देखेंगे ना, तो 1 सेंटीमीटर इज टू 20,000 सेंटीमीटर इस वक्त ये होगा। अब हमें क्या करना है कि इसको, ये जो राइट हैंड साइड पे सेंटीमीटर की फिगर लिखी हुई है, इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। यानी ये जो 20,000 है, इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करेंगे हम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो हमें इसको ना डिवाइड करना पड़ेगा थ्रू 100। तो ये 200 मीटर्स बनेंगे, और फर्दर किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 1000 से डिवाइड होने के बाद ये 0.2 किलोमीटर्स बन जाएगा। तो अब हम यूं भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज 2.2 किलोमीटर्स। इस तरह हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली, और n की वैल्यू है 0.2 किलोमीटर। अब कह रहे हैं कि गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पुलिस स्टेशंस ऑन द मैप इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, देखें स्केल है आपके पास 1 सेंटीमीटर इज 2.2 किलोमीटर्स। हमें 18 सेंटीमीटर्स के लिए चाहिए, तो हम दोनों साइड्स को क्या कर देंगे,
18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाइड बाय 236 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास ये आ जाएगा 3.6 किलोमीटर्स। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो दोनों पुलिस स्टेशन में है वो 3.6 किलोमीटर्स होना चाहते हैं। पार्ट सी में कह रहे हैं गिवन दैट अ नेचर रिजर्व has an actual area of 3.2 kilometers square, find the area in square centimeters of the nature reserve on the map। अच्छा, सबसे पहले तो देखें कि हमारे पास जो स्केल गिवन है वो फिलहाल लेंथ का है, ठीक है। अगर हम इस लेंथ के स्केल को कन्वर्ट करना चाहें एरिया में तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स को क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर 0.04 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्केल बन गया जब हमारे पास यानी एरियाज आपस में रिलेट हो रहे हैं। गिवन क्या है हमें कि 3.2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। अच्छा, अगर मैं फिलहाल ये करूं कि इसको 1 बना लूं तो यहाँ हो जाएगा 1/0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3.6 था ना, 3.2, उससे अब हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.2 और यहाँ भी 3.2, तो आपके पास 3.2 किलोमीटर स्क्वायर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसके पार्ट सी का आंसर है। On a map whose scale is 1 centimeter is to 4 kilometer, the distance between a university and a polytechnic is 6 centimeter and the area of the university is 40 centimeters square. Calculate the actual distance in kilometers between the university and the polytechnic. Or on another map whose scale is 1:n, the area of the university is 0.4 centimeters square. Find the value of it. 1 centimeter is to 4 kilometer, distance 6 है, एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा 6 × 4 यानी 4 किलोमीटर, सही है। अच्छा, अब एक और स्केल है 1:n और उस पे आपके पास है 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी। के पहले हम पुराने स्केल पे जरा देख लें कि एरिया क्या बन रहा है, उससे हमें जो है ना यूनिवर्सिटी का एक्चुअल किलोमीटर्स का एरिया पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं दोनों साइड पे अगर स्क्वायरिंग कर दूं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज टू 16 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर किसी यूनिवर्सिटी का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में 40 है तो किलोमीटर्स में कितना होगा, हम सिंपली मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं। तो आपके पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर 640 किलोमीटर, ये जो 640 है ना, ये उस यूनिवर्सिटी का एक्चुअल एरिया है। अच्छा, अब देखें हो ये रहा है कि आपके पास 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर वो रिप्रेजेंट कर रहा है 640 किलोमीटर स्क्वायर को, सही। तो आपको 1:n की फॉर्म में लेकर आना है ना। अच्छा, हम ये करते हैं कि पहले तो इसको 1 बना लेते हैं, उसके लिए हमने 640 को 0.4 से डिवाइड किया, 1600 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि दोनों साइड्स पे ना स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि हम इनको सिंपल लेंथ में कन्वर्ट कर सकें। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज टू 40 किलोमीटर। आप देखें 1:n की फॉर्म में लाने के लिए ना, देखें जब स्केल इस तरह लिखा होता है ना कि दोनों के साथ कोई यूनिट नहीं होती, जैसे स्केल लिखा हुआ है 1:10, इसका मतलब होता है कि दोनों की यूनिट सेम है। अच्छा, अब यूनिट सेम बनाने के लिए बस हमें किलोमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले ये करेंगे कि 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से ताकि ये मीटर्स में आ जाए, और मीटर्स की क्वांटिटी को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेंटीमीटर्स में चली जाती है।
इसका मतलब होगा कि 1 सेंटीमीटर इज टू 40,100,000 सेंटीमीटर्स, और इसको फिर हम 1:4 मिलियन यूं लिख सकते हैं। ये था स्केल 1:n की फॉर्म में। सही है, तो n की जो वैल्यू बन रही है वो 4 मिलियन बन रही है। ये आंसर है। A model lorry is made on a scale of 1:20. If the model lorry has 24 centimeters, is 24 centimeters long, find the length of the actual lorry. 1:20 का स्केल है, 24 सेंटीमीटर्स की लेंथ है, तो एक्चुअल हो गई 480 सेंटीमीटर्स, और उसको आपने 100 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 4.8 मीटर्स। ठीक है, ये मीटर्स में आ गया, सही है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, given that the area of the load platform of the actual lorry is 10 meters square, find the area of the load platform on the of the model lorry in सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखें 10 मीटर स्क्वायर है ना, तो अब आपके पास स्केल क्या बना, उसमें लिखा था ना 1:20, तो इसका मतलब था कि 1 सेंटीमीटर इज टू 20 सेंटीमीटर्स, और अगर हम डिवाइड कर दें राइट हैंड साइड को 100 से, तो हमारे पास स्केल सेंटीमीटर और मीटर को रिलेट करने वाला आ जाएगा। ठीक है, और अब हमें चूंकि चाहिए एरिया, तो अब हम दोनों साइड्स पे क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे ख्याल में ये 0.04 आएगा, मीटर स्क्वायर आ गया। 1 बना लेंगे राइट हैंड साइड को, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो वो 1 हो गया, और 10 गिवन है तो दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 10 मीटर्स स्क्वायर। सो 10 मीटर्स स्क्वायर 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया होगा। तो 15C में कह रहे हैं, if the fuel tank of the model lorry is 30 centimeter cube, find the volume of the fuel that the actual lorry can hold, giving your answer in liters. 1 liter is 1 डेसीमीटर क्यूब। अब हमें यहाँ पर जो है ना अपने स्केल को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। आपके पास 1 सेंटीमीटर इज टू 20 सेंटीमीटर है ना, तो 20 सेंटीमीटर को जब हम डिवाइड करते हैं ना 10 से, तो वो डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब है 2 डेसीमीटर, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के साथ रिलेट। अब हमें वॉल्यूम चाहिए, तो हम दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब 8 डेसीमीटर क्यूब, ये आ गया। 8 डेसीमीटर क्यूब को हम 8 लीटर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, 8 लीटर्स, अब मैं इसको लिख लेता हूँ, तो हम दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब और 30 इंटू 8 लीटर्स। So 30 centimeters cube of fuel tank can hold 240 liters of petrol या fuel। ये उसकी कैपेसिटी एक्चुअल बनेगी हमारी जो भी गिवन है ना उसके लिहाज से। The diameter of a wheel of a mountain bicycle is 58.4 centimeters if it travels at an average speed of 25 kilometers per hour. Find the number of revolutions made by the wheels per minute, giving your answer correct to the nearest whole number। सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि एक रेवोल्यूशन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो रेडियस जो होगा वो इसके हाफ के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 29.2 सेंटीमीटर्स। चले, अब बताएं जब ये 1 रेवोल्यूशन लेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, 183.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और अब अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा 1.835 मीटर्स। अब ये ज्यादा आसान है। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर होगा। सही है, अच्छा अब आप आ जाएं, स्पीड कितनी थी 25 किलोमीटर्स
पर आवर। सही है। अच्छा, अगर मैं इस किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना चाहूँ मीटर्स में, तो मैं 1000 से वो करूँगा मल्टीप्लाई, और आवर को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा मीटर्स पर मिनट। अगर मुझे इसको सेकंड में लेके जाना होता ना, तो मैं 60 से फर्दर डिवाइड कर देता, मीटर्स पर मिनट। अब स्पीड के लिहाज से जो व्हील है वो 1 मिनट में 416 का डिस्टेंस जो है ना वो कवर करेगा। ठीक है। अगर हम बताना चाहते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो हम क्या करते हैं, हम 1 मिनट का जो डिस्टेंस है उसको एक रेवोल्यूशन का जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देते हैं। ये कह रहे हैं गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो नियरेस्ट होल नंबर जो है ना वो आपके पास 227 ही बनेगा, 227 रेवोल्यूशंस। और आगे मैं लिख देता हूँ करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं a van driver has to cover a journey of 117 kilometers in 6.5 hours. After 2 whole 3/4 hours, he finds that he has traveled 57 kilometers. Calculate how much the van driver has to reduce his average speed in order to arrive at his destination on time. Distance जो उसको ट्रैवल करना है उसको मैं टोटल डिस्टेंस कह देता हूँ, ये 117 किलोमीटर्स का, और टोटल टाइम जो उसके पास है जिसमें उसने डिस्टेंस कवर करना है वो 6.5 आवर्स का है। ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में उसने क्या किया, उसने टाइम लिया 2 होल 3/4 आवर्स का, और डिस्टेंस कवर किया 57 किलोमीटर्स का, तो उसकी स्पीड कितनी बन गई, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, 2 होल 3/4, 727, तो मैं इसको 73 किलोमीटर्स पर आवर ले लेता हूँ। अच्छा, अब देखें उसके पास जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना है, रिमेनिंग डिस्टेंस इज 117 माइनस 57, तो 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस उसको फर्दर कवर करना है, और उसके पास रिमेनिंग टाइम कितना है उसके लिए हम 6.5 में से 2.75 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 3.75 बनेगा, ये टाइम उसके पास रिमेनिंग है। अच्छा, अब उसकी स्पीड कितनी रहनी चाहिए, अगर उसने 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस 3.75 आवर्स में कवर करना है, 16 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब ये बताएं कि उसको अपनी स्पीड में कितना कम करने की जरूरत है, रिडक्शन इन स्पीड नीडेड। तो अब उसको अपना अपनी जो स्पीड है वो कम करने की जरूरत है 4.73 किलोमीटर्स पर आवर। 4.73 किलोमीटर्स पर आवर से अपनी स्पीड को कम कर लेगा तो बिल्कुल उतने टाइम पर वो पहुंचेगा रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करते हुए जिस टाइम पे उसको वहां पहुंचना चाहिए। क्वेश्चन 19 में कह रहे हैं साइक्लिस्ट रोड फ्रॉम Bernay to Devonport for 2 hours at a uniform speed, then another 1.5 hours at a uniform speed. Write down in terms of x an expression for the distance between Bernay and the Devonport. यहाँ पर ये होगा कि x की स्पीड से उसने 2 आवर्स तक ट्रैवलिंग की, तो एक डिस्टेंस ये बना, फिर x-3 की स्पीड से उसने ट्रैवलिंग की 1.5 आवर्स, तो एक डिस्टेंस ये बनेगा, और ये दोनों डिस्टेंसेस ऐड होके डेवनपोर्ट का वो उसका पूरा डिस्टेंस बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1.5x माइनस 4.5।
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5x माइनस 4.5 kilometers. After he had rested for half an hour at Devonport, he cycled back to Bernay at uniform speed of x plus 1 for 3 hours. सही है. अब दोबारा हमें जो है ना एक एक्सप्रेशन बनाना है. तो पार्ट 2 में हमारे पास डिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा x प्लस 1 की स्पीड से उसने ट्रैवलिंग की 3 आवर्स तक, ये बन जाएगा. तो उसको हम 3x प्लस 3 भी लिख सकते हैं किलोमीटर. तो आपने दोनों डिस्टेंसेस को सिंपली इक्वेट कर देना है क्योंकि सेम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड्स. तो 3.5x माइनस 4.5 इज इक्वल टू 3x प्लस 3. तो आपके पास 0.5x इज इक्वल टू 7.5 आ जाएगा और डिवाइड करके आपके पास x का आंसर आ जाएगा. तो 15 किलोमीटर्स पर आवर ये x की वैल्यू आ रही है. तो डिस्टेंस के लिए मैं x की वैल्यू ना ये वाले एक्सप्रेशन में लाके पुट कर देता हूँ. तो आपके पास 15 इंटू 3 45 प्लस 3. तो आपके पास डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर. फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी. तो पूरी जर्नी के लिए जो एवरेज स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी? 48 का डिस्टेंस जाने का, 48 का डिस्टेंस वापस आने का. टाइम कितना लेंगे? 2 घंटे और ये 1.5 घंटा और ये 3 घंटे. सही है. तो ये हो गया 3.5 प्लस 3 6.5 और आधा घंटा शायद उसने रेस्ट भी किया था. मेरे ख्याल में 7 आवर्स का टाइम उसको लग गया ना. तो 96 डिवाइडेड बाय 7 ओके 91 और 5 सही है. 13 होल 5/7 ये इसकी स्पीड का आंसर है. रेडार स्टेशन transmits a signal which travels at a speed. The signal, when reflected from an aircraft, returns to the transmitter at the same speed. Convert this into meters per second, giving answer in standard form. Find the difference in the times between the signals received by reflection from aircraft if one is 372.5 meters further away from the radar station than the other. Give your answer in standard form. ठीक है. स्पीड को आपने कन्वर्ट कर लिया. सही है. हमने दोनों के ना टाइम अलग अलग फाइंड करके फिर बताना है कि उनके दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है. बिटवीन द सिग्नल्स रिसीव्ड बाय द रिफ्लेक्शन फ्रॉम 2 एयरक्राफ्ट्स. अच्छा, अब 2 एयरक्राफ्ट हैं जो कि हवा में यूं समझे फ्लाई कर रहे हैं और आपके पास दोनों से सिग्नल रिफ्लेक्ट होके ना वापस ट्रांसमीटर में आएगा. One is 372.5 meters further away from the radar station than the other. एक का जो डिस्टेंस है ना रेडार स्टेशन से पहले का वो कम है और दूसरे का 372.5 मीटर्स ज्यादा दूर है उसके मुकाबले में डिस्टेंस. तो अब आपको बताना है कि इन दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना होगा. यहाँ पर ना एक ट्रांसमीटर है और वो सिग्नल्स जनरेट करता है. यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन है. तो ये सिग्नल जो है ना इसको टकराते हैं और टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होकर ट्रांसमीटर पर आते हैं. एक और एरोप्लेन है जो इससे थोड़ा ज्यादा दूर है. यानी फर्ज करें कि इसका जो डिस्टेंस था वो x था. तो इसका जो डिस्टेंस है ना वो x से कितना ज्यादा है? क्या वैल्यू गिवन थी? 372.5 मीटर्स ये ज्यादा दूर है. अच्छा, अब देखें ये जो 372.5 का डिस्टेंस है ना ये एक दफा सिग्नल के जाते हुए और एक दफा सिग्नल के वापस आते हुए 2 मरतबा ये डिस्टेंस सिग्नल को एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा एरोप्लेन 1 के मुकाबले में या एयरक्राफ्ट 1 के मुकाबले में. ये डिस्टेंस तो x हो गया जो सिग्नल ने जाते हुए कवर किया जब वो एयरक्राफ्ट 1 की तरफ गया या एयरक्राफ्ट 2 की तरफ गया. और ये वाला डिस्टेंस x वाला डिस्टेंस वापसी में भी वो कवर करेगा दोनों एयरक्राफ्ट में. डिफरेंस किसका आएगा? ये वाला डिस्टेंस है ना ये 2 दफा एयरक्राफ्ट 2 के लिए एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा उसको. सही.
अब हम ये देख लेते हैं कि इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वही दोनों का टाइम डिफरेंस होगा। यानी सिग्नल ने 372.5 इंटू 2 का डिस्टेंस कवर करना है और किस स्पीड के साथ करना है, 8.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर्स पर सेकंड के साथ। हम ये देखेंगे कि उसमें उसको कितना टाइम फर्दर लग जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर चाहिए था ना, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया है। सही।